हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित एकेडमी प्लस। मैं हूं सागर सर और आपका टॉपिक चल रहा था क्लास 10th मैथ का पहला चैप्टर रियल नंबर्स। आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि आधारभूत प्रमेय क्या होता है। इस प्रमेय को हम लोग जानेंगे कि यह प्रमेय होता क्या है और इस प्रमेय की सहायता से दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं का हम मौसा और लसा ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड जो आपका प्रमेय है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यह भाज्य और अभाज्य संख्याओं से ही संबंधित है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याओं का मतलब यह होता है कि ऐसी संख्याएं, उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक गुणनखंड उसका अवश्य हो, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई संख्या दी गई है और उस संख्या का गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब उसका जो गुणा का जो पार्ट है उसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त यानी उस संख्या के अतिरिक्त अन्य कम से कम एक गुणनखंड उपस्थित हो, तो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। अब जैसे अगर मान लीजिए 4 लिया जाए तो 4 को हम लिख सकते हैं 1 क्रॉस 4। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 जो है 1 लिखे गए हैं और स्वयं यह 4 जो है आपका, अगर देखा जाए तो 4 को हम लिख सकते हैं 1 क्रॉस 4, या 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 क्रॉस 2 क्रॉस 2। यानी 4 जो है एक और 4 के अतिरिक्त इसका अन्य गुणनखंड भी क्या है, 2 है। तो इस प्रकार से हम इसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त उनका कम से कम एक गुणनखंड अवश्य हो, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए अगर 6 को लिया जाए, 8 को लिया जाए, 9 को लिया जाए, 9 भी आपका क्या है, भाज्य संख्या है। कैसे भाज्य संख्या है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 1 क्रॉस 9, और इसके अतिरिक्त भी इसका जो गुणनखंड का पार्ट है वो पार्ट यह है कि इसको लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3। तो जिस संख्या का एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक गुणनखंड जरूर हो, अवश्य हो, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। और अभाज्य संख्या का मतलब यह होता है कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त उनका कोई अन्य गुणनखंड न हो, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए अगर 3 को लिया जाए तो 3 को हम लिख सकते हैं 1 क्रॉस 3, यानी एक और इस संख्या के अतिरिक्त इसका कोई और गुणनखंड नहीं है। तो जिस संख्या का एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन अगर हम 1 की बात करें तो 1 जो है तो आपका अभाज्य संख्या नहीं है। 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। 1 आपका न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। इसलिए क्योंकि भाज्य तभी होगा जब इस संख्या और एक के अतिरिक्त इसका अन्य कोई गुणनखंड होगा। तो एक का इस संख्या के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है तो यह भाज्य भी नहीं कहलाएगा। और अभाज्य उन संख्याओं को कहते हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं हो, तो यहाँ पे केवल एक ही है। तो इस प्रकार से हम यह कहेंगे कि अभाज्य संख्या भी नहीं है। तो एक जो है आपका न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक इसी प्रकार अगर 2 को देखा जाए तो 2 जो है आपका अभाज्य संख्या है और 2 जो है आपका सम अभाज्य संख्या है। अगर हम देखें सबसे छोटी समभाज्य संख्या की बात करें, 2 जो है आपका सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। 4 जो है आपका सबसे छोटी समभाज्य संख्या है। 4 जो है आपका सबसे छोटी समभाज्य संख्या है और 9 जो है आपका सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या।
और अगर सबसे बड़ी देखें तो सबसे बड़ी तो हम स्पष्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये संख्याएं अनंत तक बढ़ती ही जाएंगी। तो इस प्रकार से हम यह कहेंगे, एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है, 2 जो है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, 4 जो है सबसे छोटी समभाज्य संख्या है, और 9 जो है आपका सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होता क्या है। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यह कहता है कि अगर कोई भी भाज्य संख्या दी गई है, कोई भी भाज्य संख्या है, जैसे मान लीजिए आपका 20 हो गया या 40 हो गया या कुछ भी दिया गया है, अगर कोई भी भाज्य संख्या दी गई है तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यह कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी अगर भाज्य संख्या दी गई है तो हम उसे अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आपका दिया गया है 20, तो 20 को आप लिख सकते हैं 4 × 5, और 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 × 5, या इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 × 5, यानी 20 को आप क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 × 5, जहाँ 2 भी आपका क्या है अभाज्य संख्या है और 5 भी क्या है आपका अभाज्य संख्या है। तो यह प्रमेय कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और साथ ही में यह भी बताती है कि अगर किसी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं तो जो हम व्यक्त करते हैं वह अद्वितीय होता है, यानी उसे हम एक ही प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, किसी अन्य प्रकार से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ऐसे लिया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 8 × 5, या पुनः इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 × 5। अब इसके अतिरिक्त इस भाज्य संख्या को हम अन्य किसी अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो प्रमेय यही कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त आप कर सकते हैं, और पुनः यह कहता है कि भाज्य संख्या को जो हम गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं वह एक अद्वितीय होता है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि अगर 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी गई हैं किस प्रकार से आप उसका लसन निकालेंगे, मसा निकालेंगे। तो हम इसमें आप लोगों को बताएंगे किस प्रकार से आप लसा ज्ञात करेंगे। तो कुछ संख्याएं दी गई हैं, 140 है, 154 है, 12, 18 और 24 है, इसी प्रकार से संख्याएं दी रहेंगी और हमें उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रदर्शित करना है। तो किस प्रकार से आप उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रदर्शित करेंगे और पुनः प्रदर्शित करके किस प्रकार से आप उसका मसा ज्ञात करेंगे, लसा ज्ञात करेंगे, आगे हम आपको वही बताएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे आपका दिया है 140 और 154 दिया है, 140 है और 154 है, हमें इनको क्या करना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 140 को आप लिख सकते हैं 2 × 70 और पुनः 70 को आप क्या लिख सकते हैं 2 × 35 और पुनः 35 को आप क्या लिख सकते हैं 35 को लिख सकते हैं 5 × 7। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 140 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। यानी इस प्रकार से देखा जाए तो 2 आपका क्या है अभाज्य संख्या है, 5 भी क्या है अभाज्य संख्या और 7 भी आपका क्या है अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से अगर कोई संख्या दी गई है तो हम उन्हें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हमें 154 को भी क्या करना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, 154 को भी हमें क्या करना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 154 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे जब इसका हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 7। पुनः हम 7 को क्या लिख सकते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 7 × 11। यानी इस प्रकार से हम 154 को लिख सकते हैं 2 × 7 × 11। तो अगर कोई संख्याएं दी गई हैं उन्हें आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो आप इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हमें इन संख्याओं को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना हो
तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6 और 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, यानी इस प्रकार से। ठीक इसी प्रकार 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 या 2 का पावर 2 इंटू 3। ठीक इसी प्रकार अगर हम 18 को देखें तो 18 को आप लिख सकते हैं 18 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 18 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 9 और 9 को आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, यानी इस प्रकार से 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 या 2 इंटू 3 का पावर 2। ठीक इसी प्रकार 24 को आप लिख सकते हैं 24 दिया गया है तो 24 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 12 और 12 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 6 और 6 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3, यानी इस प्रकार से हम 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई भी संख्याएं दी गई हैं तो आप सरलतापूर्वक उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम आपको आगे इसमें बताएंगे कि अगर संख्याएं दी गई हैं तो उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में परिवर्तित करके किस प्रकार से आप उनका मस निकालेंगे, लस निकालेंगे, यानी मस क्या होता है, लस क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको इस पर एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अगर आपका दिया गया हो 20 और 30, दो संख्याएं दी गई हैं और हमें इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना हो तो 20 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10 और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, यानी 20 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ठीक इसी प्रकार 30 को देखा जाए तो 30 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 15 और 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, यानी 30 को आप लिख सकते हैं 30 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हम बात करेंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, जिसे हम लस और मस कहते हैं। होता क्या है, तो लस हम कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाज्य होती है, उसे हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। और मस वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, उसे हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो अगर हमें इसका लस ज्ञात करना है, हमें क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक जोड़ा युग्म बनाते हैं। अब इस युग्म में से हम क्या करेंगे, इनमें प्रत्येक का युग्म बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो इनमें युग्म बना है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर जो अदर बचता है उसको भी हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में क्या करते हैं, इसमें ले लेते हैं। तो इस प्रकार से यही जो होगा इन संख्याओं का क्या कहलाएगा, लसा कहलाएगा। और जब हम मस निकालेंगे तो मस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनका हम जोड़ा बनाते हैं और उनमें से एक एक युग्म हम कॉमन कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो 2 और यहाँ पे आपका दिया है 5, तो इसमें से एक युग्म निकालेंगे 2, यहाँ से एक निकल जाएगा 5। तो इस प्रकार से इन संख्याओं का मसा कितना होगा, 2 इंटू 5, और लसा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें एक चीज़ और देखने को मिलता है कि अगर कोई दो संख्याएं दी गई हैं तो उन संख्याओं का जो गुणनफल होता है, संख्याओं का जो गुणनफल होता है उन संख्याओं के लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। अगर देखा जाए तो संख्या आपका दिया गया है 20 और 30, और इनका जब हम गुणनफल निकालेंगे तो 20 गुणे 30 टोटल कितना आएगा, और जब इनका लसा का गुणनफल निकालेंगे, लसा गुणे मसा, तो ये आपका आएगा 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा 10, ये भी होगा 10, ये आपका होगा 6, यानी 6 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा 600। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं के लिए संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा मसा।
या दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर स गुणे म स। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और 440 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। लिखने के बाद हमें इनका म स और ल स ज्ञात करना है और पुनः हमें यह भी सत्यापित करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो आप यह जानते हैं कि 330 है और इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। यहाँ पे पीछे कितना है, 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू, और पुनः हम 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 11। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 330 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11। ठीक इसी प्रकार आपका नेक्स्ट दिया गया है 440, इसे भी हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 440 को आप लिख सकते हैं 10 इंटू 44, और 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और 44 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 11, और पुनः 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2। यानी 440 को आप लिख सकते हैं इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 11। तो अगर हम इसका मौसक निकालें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, युग्म बनाएंगे। एक तो आपका यह युग्म बनेगा और दूसरा आपका ये युग्म बनेगा। तो मौसा हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 11, और जब हम इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे यानी लसा निकालेंगे तो लसा हो जाएगा, एक तो आपका होगा 2, ये आपका हो जाएगा 2, फिर होगा 2, 5, फिर आपका 3 और पुनः आपका 11। ठीक है, अब हमें यह दिखाना है कि दोनों संख्याओं का जो लसा, हमें यह दिखाना है कि संख्याओं का जो गुणनफल होगा उनके मौसा और लसा के गुणनफल के बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या दिखाना है मौसा गुणे लस। हमें यही सत्यापित करना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होगा उनके मौसा और लसा के गुणनफल के बराबर होगा। तो पहली जो संख्या है वो आपकी है 330, दूसरी संख्या है 440, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मौसा आपका कितना आया है 2 इंटू 5 इंटू 11, और लसा कितना आया है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11। इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 10, और 11 इंटू 3 33 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी ये आपका हो जाएगा 10, ये आपका हो जाएगा 4, और ये आपका हो जाएगा 11, यानी ये आपका हो जाएगा 344 इंटू 10, यानी फाइनली हो जाएगा 330 इंटू 440। यानी इससे यह स्पष्ट होता है कि दो संख्याओं का, किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का जो गुणनफल होता है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है।